हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला पे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 जून के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के सेशन को शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बैचेस लॉन्च्ड बाय 7 स्टार पाठशाला। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का बैच सिलेक्शन बैच 7 स्टार पाठशाला के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें एक नया बैच और ऐड हुआ है चंडीगढ़ पुलिस का। दोस्तों, आप सभी को यदि अपनी तैयारी मजबूत करनी है, यदि बहुत अच्छे से बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी करनी है बिल्कुल नाम मात्र की फीस में, तो आप ये वाला बैच जरूर अवेल कर सकते हैं। एसएससी जीडी का है, दिल्ली पुलिस का है और चंडीगढ़ पुलिस का है। इसके अंदर आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिल जाएगी? लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, नोट्स हैं, डाउट सीरीज हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही यदि आप कोर्स को अवेल करते हो तो टेस्ट सीरीज उसके साथ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो बिल्कुल जो भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर ये सारे जितने भी एग्जाम है इनकी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। जाके 7 स्टार पाठशाला का एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद पर्टिकुलर बैच पे आपको क्लिक करना है, पर्टिकुलर कोर्स पे क्लिक करना है जिसको आप अवेल करना चाहते हो और वहां पे जाके रजिस्टर करवा सकते हो। इसी तरीके से एसएससी जीडी का कोर्स है, आपके सामने सिमिलर फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, नोट्स हैं, पीडीएफ है, डाउट सेशन है फैकल्टी के साथ, और इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज अगेन आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही है। और क्या चाहिए आप लोगों को बताऊं? 7 स्टार पाठशाला की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए जल्दी से। इसके साथ ही चंडीगढ़ पुलिस का बैच है 2025 के लिए जो एग्जाम होने वाला है, उसमें सिमिलर फैसिलिटीज आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज प्लस आपको जो सारी की सारी क्लासेस हैं रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की, जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और बैच पर क्लिक करके अपने आपको वहां पे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। पहली न्यूज सभी ने कल देखा होगा, जो हमारी आरसीबी है क्रिकेट टीम, वो आईपीएल की टीम क्या बन चुकी है? विनर बन चुकी है आईपीएल 2025 की। ठीक है, तो सारे ही लोग इंडिया में फैन फॉलोइंग क्रिकेट की ज्यादा है, तो बहुत लोग देखते हैं क्रिकेट, तो ये ऐसी न्यूज नहीं है जो किसी से छुपी हुई रहे। तो आईपीएल का जो 2025 का सीरीज है, 18वां जो सीजन है आईपीएल का 18वां सीजन, एक सेकेंड, जो कि अहमदाबाद में आयोजित करवाया गया है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। उसको किसने जीत लिया है? आरसीबी ने जीत लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर 2025 का पहला आईपीएल खिताब जीता। इतने साल के आईपीएल के करियर में आरसीबी ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की है। पंजाब किंग्स और आरसीबी दोनों ही पहली बार किसमें गए थे? फिनाले में गए थे। आरसीबी 4 बार फाइनल में जा चुकी है, चौथा फाइनल मैच था इनका, लेकिन अब तक नहीं जीती। ऐसे ही पंजाब किंग्स 2 बार जा चुकी है, लेकिन वो भी अब तक नहीं जीती। लेकिन इस बार टाइटल किसने अपने नाम किया है? आरसीबी ने। इसके बाद यदि आप बात करूं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो आईपीएल की सीरीज में अनाउंस किए गए हैं, इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर, सुपर सिक्सेस, ये बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, तो इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। स्पेशली ये जो 2 अवार्ड हैं, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है, पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है। तो ये सारी अवार्ड्स हैं, मैं आपको नाम बता देती हूँ। इमर्जिंग प्लेयर आईपीएल में किसको मिला है? साई सुदर्शन, इनाम राशि आप यहाँ पे देख सकते हो। सुपर स्ट्राइकर भावेश सूर्यवंश, सुपर सिक्सेस निकोलस पूरन, मोस्ट फोर्स लगाने का खिताब मिला है साई सुदर्शन को। कैच ऑफ द सीजन कार्तिक मेयप्पन, फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मिला है। ऑरेंज कैप मिला है साई सुदर्शन को, पर्पल कैप मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला है सूर्य कुमार यादव को, सर्वश्रेष्ठ पिच व ग्राउंड मिला है दिल्ली को। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड्स आप लोगों को एक बार नजर में से निकालने हैं, याद रखने हैं। इनाम राशि ना भी याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन नाम जरूर याद रखने हैं आपको आईपीएल के जो अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं उसके। चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज पर। ये चीजें आप लोग देख सकते हो, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है, ये याद रखना है। 18वीं सीरीज थी, ये याद रखना है, और पहली बार जीता है, ये याद रखना है। बहुत लोगों को पहले से ये पता होगा, ये न्यूज तो मुझे लगता है बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कईयों को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जो कि यूक्रेन के द्वारा रशिया पे लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि ये है क्या? व्हाट इज ऑपरेशन स्पाइडर वेब? ये क्या है? एक अटैक किया गया है किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा रशिया के ऊपर। आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर काफी टाइम से चला आ रहा है, जिसके अंदर कभी रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, कभी यूक्रेन रशिया पर अटैक कर रहा है। तो उसके बीच में सिलसिले में ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन ने रशिया पर लॉन्च किया। यूक्रेन ने रूस पर फर्स्ट पर्सन व्हीकल्स लॉन्च किए। अब देखो,
ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या है? एक बड़ा ड्रोन अटैक है। इसमें क्या किया गया, यूक्रेन ने ना अपने ड्रोन्स पहले कहां पे पहुंचाए, सीमा पार करके। यूक्रेन और रशिया बॉर्डर शेयर करते हैं। यूक्रेन ने अपने जो सारे ड्रोन्स हैं वो सीमा पार करके रशिया के अंदर पहुंचाए, ठीक है। अपनी कंट्री से लॉन्च नहीं किए हैं, यूक्रेन से लॉन्च नहीं किया है ड्रोन अटैक, पहले रशिया के अंदर पहुंचाए और रशिया के अंदर से ही रशिया पर अटैक किया। तो ये चीज है ना बहुत, क्या बोल सकते हो, एक डिफेंस के क्षेत्र में नया ही चीज देखने को मिली, जिसमें रशिया की डिफेंस या फिर सिक्योरिटी जो सिस्टम है उस पर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये कैसे रशिया का सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें बॉर्डर पार करके ड्रोन्स को रशिया के अंदर भेजा गया और रशिया में से ही रशिया पर अटैक किया गया। तो रशिया की सिक्योरिटी एजेंसी उस वक्त क्या कर रही थी, जब ये ड्रोन्स वहां से यूक्रेन से रशिया में भेजे जा रहे थे तब। तो ये देखने वाली बात है। और स्पेशली ये जो ड्रोन्स है ना बहुत ही चीपर प्राइस पे अवेलेबल हैं। जैसे हम बड़ी बड़ी मिसाइल्स देखते हैं ना, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती है, ये ब्रह्मोस जैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, ये क्या है बहुत ही बड़ी बड़ी क्या बोल सकते हैं बड़े वेपन्स हैं। इनको बनाने में ज्यादा खर्चा आता है, ये बहुत ही खतरनाक वेपन्स माने जाता है। लेकिन ड्रोन्स जिनको इतना खतरनाक भी नहीं माना जाता, लेकिन उन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा। तो ड्रोन हमला था जो कि 1 जून 2025 को यूक्रेन की सुरक्षा सेवा द्वारा रूस के अंदर किया गया। यह हमला 5 रूसी एयरबेस को टारगेट किया है। बेलाया, कादिलेवो, इवानोवो सेवर्नी, ओलेनिया उक्रेनका। रशियन नेम्स है तो थोड़े अजीब से हैं लेने में, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। स्पेशली ये बेलाया वाला इंपॉर्टेंट है। हमले में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और यूक्रेन के अनुसार 40 से ज्यादा सैन्य विमान क्षतिग्रस्त किए गए हैं। काफी बड़ा अटैक यूक्रेन के द्वारा किया गया है इन चीप ड्रोन्स का इस्तेमाल करने के बावजूद। ड्रोन ट्रकों में छुपाकर रूस के अंदर से ही लॉन्च किए गए, जिसमें यह हमला और भी साहसिक बन गया। बेलाया एयरबेस पर हमला करने पर रूस पूरब के 4300 किलोमीटर, आप समझो इस चीज को, यूक्रेन ने क्या किया, अंदर ही ड्रोन भेजे और अंदर के अंदर से ही रशिया पर हमला किया। तो रशिया में 43 किलोमीटर दूर से, यूक्रेन की सीमा से 4300 किलोमीटर दूर रशिया पर हमला किया गया। तो यूक्रेन की साइड से किया जाने वाला सबसे लंबी दूरी का हमला था, ठीक है, क्योंकि ये यूक्रेन की भूमि से किया ही नहीं गया, ये तो रशिया के अंदर ही घुस के किया गया। तो रशिया में कितनी आगे तक उन ड्रोनों को भेजा गया, फिर उतनी आगे से फिर उस 4300 किलोमीटर दूर की साइड पे हमला कर दिया। तो सबसे लंबी दूरी का हमला माना जा रहा है यूक्रेन की तरफ से किया हुआ। OSINT ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के अनुसार कम से कम 13 विमानों की क्षति उपग्रह तस्वीरों से क्या हुई है, पुष्ट हुई है। मतलब आप लोगों को इस न्यूज में से जो चीज याद रखनी है वो ये कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या है। पहली बात तो ये एक अटैक है जो कि यूक्रेन के द्वारा रशिया पर लॉन्च किया गया है। दूसरा, ऑपरेशन स्पाइडर वेब में कौन सी 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है, रशिया और यूक्रेन इन्वॉल्व है। इसमें किस तरीके का अटैक किया गया, क्या मिसाइल अटैक किया गया है, क्या टैंकर्स के माध्यम से अटैक किया गया है, क्या न्यूक्लियर अटैक किया गया है? नहीं, इसके अंदर ड्रोन से हमले किए गए हैं और ये ड्रोन जो है चीपर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है रशिया पर अटैक करने के लिए। इतना इस न्यूज से याद रख लोगे वो बहुत हो जाएगा, ठीक है। विश्व साइकिल दिवस 2025, विश्व साइकिल दिवस 2025 सेलिब्रेट किया गया। सादा, सस्ता और सतत सफर का जश्न हर साल कितनी तारीख को मनाया जाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है, सतत भविष्य के लिए साइकिल चलाना, टू राइड अ बाइसिकल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको यदि एनवायरमेंट को बचाना है तो आपको ये पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो व्हीकल्स है उनका त्याग करना पड़ेगा और साइकिल की तरफ वापस लौटना होगा यदि आपकी दूरी लंबी नहीं है तो। इस चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं साइकिल दिवस मनाने के द्वारा ये लोग, ठीक है, जो स्वास्थ्य, पर्यावरण और समावेशित विकास को बढ़ावा देता है। विचार की शुरुआत कब हुई है? 2015 में हुई है। प्रोफेसर लेस्जेक सिब्लिस्की ने की थी, जिन्होंने साइकिल के महत्व पर वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने का अभियान शुरू किया। यह दिवस शून्य प्रदूषण, शारीरिक फिटनेस और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक मुख्य भूमिका अदा करता है, ठीक है। साइकिल चलाने से क्या क्या चीजें होती है ये तो आप सभी जानते हैं। साइकिल चलाने से हमारी एक्सरसाइज होती है बहुत अच्छी, मधुमेह, मोटापा, ये डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गई, आपके हार्ट के जो रोग हैं, तनाव जैसी बीमारियां सब हमें कम होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कार के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए SPME PCI योजना के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब ये जो योजना है ना, इसकी फुल फॉर्म जानना इतना जरूरी नहीं है, इसका उद्देश्य जानना ज्यादा जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से संबंधित है। सबसे पहली चीज तो आपसे यही पूछी जा सकती है कि ये जो SPME PCI परियोजना है ये किससे संबंधित है? क्या ऑटोमोबाइल से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से संबंधित है, क्या हेल्थ से संबंधित है, क्या शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से संबंधित है, ईवीज से संबंधित है। ईवीज को आजकल हमारी गवर्नमेंट काफी बढ़ावा दे रही है क्योंकि ये
क्या है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन से को बचाती है, एनवायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचाती है, ठीक है। भारी उद्योग मंत्रालय ने एसपीएमई पीसीआई योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कारों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, उसके मंत्री कौन है, उसके मिनिस्टर कौन है, HD कुमारस्वामी, याद रखना है। डिफरेंट मिनिस्टर्स आपको जो इंपॉर्टेंट वाले हैं पता होने चाहिए, स्पेशली जो न्यूज में आ रहे हैं बार बार वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। योजना के तहत $35,000 या उससे अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रॉनिक कारों पर 15% सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। जो भी कार $35,000 से अधिक कीमत की है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कारों पर 15% तक क्या दिया जाएगा, इंपोर्ट जो ड्यूटी लगती है ना, इंपोर्ट ड्यूटी में राहत दी जाएगी, ठीक है। तो जो महंगी कारें हैं $35,000 से ऊपर की है, उनको खरीदने पर जो इंपोर्ट टैक्स लगता है, जब हम बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं ना किसी भी आइटम को, बाहर की कंट्री से कोई भी आइटम मंगवाया जा रहा है, कोई भी गुड्स मंगवाए जा रहे हैं, तो उन पर बॉर्डर को क्रॉस करने पर ड्यूटी लगती है। वो इंडिया के अंदर एंटर करेंगे तो उन पर कुछ ड्यूटी लगाई जाएगी, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। अब यदि ऐसी कोई कार ली जा रही है, इंडिया के अंदर आ रही है, तो उस पर 15% तक आपको टैक्स में राहत दी जा रही है, 15% कटौती की जा रही है, जिससे कि और ज्यादा सामान हम खरीद सकें। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स देश में ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रोत्साहित हो सके। योजना की वैधता 5 साल की है। हर साल अधिकतम 8,000 इलेक्ट्रॉनिक कारों के आयात की अनुमति होगी, जिसमें अप्रयुक्त कोटा अगले वर्ष ट्रांसफर हो जाएगा। तो हर साल 8,000 व्हीकल्स जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है वो आप आयात कर सकते हो, उस पर आपको 15% की छूट मिलेगी। और $35,000 से अधिक की ईवीज हैं जो कि इंपोर्ट की जा रही है, उन पर ये छूट दी गई है, याद रखना है। पहले ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह नीति भारत के 2070 तक के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के एजेंडे का हिस्सा है। भारत का उद्देश्य क्या है, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना। 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बनना चाहता है भारत, ये गोल भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद भारतीय नौसेना और यूरोपीय नौसेना के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत और यूरोपियन यूनियन की जो नेवल फोर्स है उसके बीच में जॉइंट एक्सरसाइज की गई है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की गई है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, ठीक है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के तहत ये अभ्यास किया गया है, जिसमें 2 युद्धपोत शामिल थे, पहला स्पेन का, दूसरा इटली का, ठीक है। पहला स्पेन का है, दूसरा इटली का है, एक सेकेंड, ठीक है। ESPS रेना सोफिया और ITS एंटोनियो मार्सेजेलिया, ये इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य था समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नौसेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई है, किसके बीच में की गई है, भारत और EU के नेवल फोर्सेज हैं उनके बीच में की गई है। क्या पहली बार है, दूसरी बार है, बिल्कुल पहली बार है। पहली बार जो EU है, यूरोपियन यूनियन है, उसके जो नेवल फोर्स के जो जहाज है ना, युद्धपोत, ये भारत में एंटर किए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आए हैं। तो याद रखना है, ये जो नाम आ जाए ना आपके सामने तो ये जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टेबल टॉप एक्सरसाइज EU और इंडिया के बीच में पहली बार कंडक्ट करवाई गई है, इतना याद रखना है, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट से क्या ले चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं। एक छोटी सी न्यूज है, आप लोगों को इतना याद रखना है। ग्लेन मैक्सवेल कहाँ के खिलाड़ी हैं, सब देख सकते हो, पीली ड्रेस पहनी हुई है, येलो कलर की ड्रेस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, बहुत लोग जानते भी होंगे, क्रिकेट प्रेमी है स्पेशली जो। ग्लेन मैक्सवेल 149 वनडे मैच इन्होंने खेले हैं, जिसमें से 33.81 की औसत से 3,990 रन बनाए हैं, 4 शतक और 23 अर्धशतक इसमें शामिल हैं। ऑप्शनर भी रहे हैं, 70 इन्होंने विकेट लिए हैं, जिनमें 4 बार 4 विकेट शामिल है। ICC चैंपियन 2025 में खराब प्रदर्शन के कारण ये क्या ले रहे हैं संन्यास ले रहे हैं। 2015-2023 में ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे। 2023 में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रन नाबाद बनाए थे, जो वनडे में दोहरा शतक बनाने वाली ऐतिहासिक पारी मानी जाती है। उनके नाम सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी है, 40 गेंदों में 2023 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने 40 गेंदों के अंदर 100 रन बनाए थे। ये चीजें, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रख सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, माता खीर भवानी मेला 2025। माता खीर भवानी मेला, स्पेशली इसमें से जो चीज पूछी जा सकती है वो क्या है कि ये मेला कौन से स्टेट में आयोजित करवाया जाता है, ठीक है, कौन से स्टेट में आयोजित करवाया जाता है। तो याद रखना है, ये मेला क्या है, माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित करवाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले में
तुल्ला मुल्ला के ऐतिहासिक रागन्या देवी मंदिर में माता खीर भवानी मेला आयोजित करवाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, इसमें श्रद्धालु बहुत श्रद्धा से आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जबकि अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बावजूद श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कमी नहीं आई है। मेला दुर्गा देवी के अवतार देवी राज्ञा देवी को समर्पित है। माता का मंदिर है जिसमें राज्ञा देवी स्पेशली की पूजा की जाती है। इस बार 3 जून को मनाया जा रहा है और खास तौर पर कौन इसमें भाग लेता है? कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग इसके अंदर भाग लेते हैं। आप लोगों को याद रखना है, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ सी हो गई है, थोड़ा सा इसको देख लेना, बाकी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश वाला देख सकते हो। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व, तेलंगाना में एक नया बाघ गलियारा बनाया गया है। तेलंगाना में क्या बनाया गया है? एक टाइगर संरक्षण के लिए, टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए एक बाघ गलियारा बनाया गया है, टाइगर कॉरिडोर। ठीक है, टाइगर कॉरिडोर इन तेलंगाना। नाम क्या है? कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। नाम याद रखना है, कुमराम भीम प्रोटेक्शन रिजर्व। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुमराम भीम प्रोटेक्शन रिजर्व हाल ही में बनाया गया, ये कहां पर स्थित है? फिर आपको बताना है तेलंगाना में स्थित है या महाराष्ट्र में स्थित है या फिर क्या। इससे संबंधित और भी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए कि ये क्या है। पहली बात तो तेलंगाना में स्थित है, ये हमने देख लिया। ठीक है, यह क्षेत्र अब कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व कहलाएगा, जो कवाल टाइगर रिजर्व और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व दोनों ही कहां पे हमें देखने को मिलता है? क्या है? कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। ये क्या है? बॉर्डर पे पड़ता है। कहां पे? तेलंगाना और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे पड़ता है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? ये हमारा जो कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? ऑब्वियसली जब बाघ गलियारा बन रहे हैं तो बाघों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है, बाघों की सुरक्षा के लिए, इनको बेटर कनेक्टिविटी देने के लिए कि ये एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से विचरण कर सके, उसके लिए बाघ गलियारा बनाया गया है। ठीक है, कितना बड़ा है? 1492 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 10 मंडल और 78 रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक शामिल है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। कानूनी रूप से संरक्षित, ये क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है हमारा? 1972 के अंदर ये कदम उठाया गया जिससे ये इलाका कानूनी सुरक्षा में आ गया है। तो ये क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। ये तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, इनको आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर ये काम किए जा रहे हैं। ठीक है, जो भी काम किए जा रहे हैं इन एक्ट के, इन कानूनों के अंदर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को 20% पुलिस आरक्षण दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निवीरों को क्या दिया गया है? 20% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है। कौन से गवर्नमेंट ने दी है? याद रखना है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दी है। कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है? 20%। पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बलों की भर्ती में, ठीक है, पुलिस और प्रोविंशियल जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसमें भर्ती में जो इनको क्या है 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य क्या है? अग्निवीरों के लिए सेवा के बाद रोजगार सुनिश्चित करना। आपको याद होगा कि अग्निवीरों के लिए जब स्कीम ये लॉन्च हुई थी ना, तब काफी इसका विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें क्या बोला गया था कि 4 साल तक आप सशस्त्र बलों में सेवा कर सकते हो। फिर लोगों ने सोचा कि जो इसके अंदर सेवा देते हैं अग्निवीर हैं, उन्होंने सोचा कि 4 साल के बाद हमारा क्या होगा? हम 4 साल तक तो सेवा दे देंगे, उसके बाद हमारे करियर का क्या? हम इतना मेहनत करके इस पोस्ट को हासिल करते हैं, देश की सेवा में जाते हैं और उसके बाद 4 साल बाद हम ऐसे ही रह जाएंगे। फिर इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? अलग अलग तरीके के प्रावधान कर रही है जिससे 4 साल बाद की सेवा के बाद इनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जा सके। इसलिए इनको 20% का रिजर्वेशन, ये हम एक स्टेप देख सकते हैं, इसी क्रम में कदम उठाया गया है। युवाओं को देश सेवा के बाद सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। इस आरक्षण के माध्यम से किससे संबंधित है? अग्निवीर योजना से संबंधित है, जो खुद 2022 में शुरू हुई थी, जिसके अंदर सशस्त्र बलों में आप काम करने के 4 साल के बाद रिटायर हो जाते हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 20% रिजर्वेशन दिया है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या शुरू हो रहे हैं? क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। आप लोगों को फटाफट से क्वेश्चन देखने हैं, तुरंत के तुरंत उनका आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच टीम हैज वॉन द IPL 2025 ट्रॉफी टाइटल? IPL 2025 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है? बताओ, आराम से बता दोगे तो चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो बिल्कुल हमने देखा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोहली की जो टीम है उन्होंने ये खिताब जीता है। विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 3 जून को, 5 जून को या 10 जुलाई को? तो 3 जून को हमारा क्या मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अब आपके लिए होमवर्क है, 22 अप्रैल को, 5 जून को और 10 जुलाई को इस दिन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
MEPCI योजना के तहत कितनी कीमत वाली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कारों पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है? 20, 30, 35, 40। कितने हजार डॉलर का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपको आयात शुल्क में 15% की छूट दी जाएगी। तो हमने देखा $35,000 से ऊपर का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहे हो तो आपको कितना 15% की छूट दी जाएगी। भारतीय नौसेना ने टेबल टॉप एक्सरसाइज किस संगठन के अंतर्गत की? नाटो के अंतर्गत, आसियान, EU, नेवफॉर या फिर SCO? तो बताओ किसके अंदर टेबल टॉप एक्सरसाइज पहली बार कंडक्ट की गई है इंडियन नेवी के द्वारा? तो EU या फिर यूरोपियन यूनियन के नेवल फोर्स, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के और भारत की नेवी के द्वारा ये जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। हाल ही में ग्लेन मैक्सवेल ने संन्यास की घोषणा की है। खिलाड़ी किस देश की टीम के सदस्य हैं? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के सदस्य हैं। नेक्स्ट, माता खीर भवानी मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर के अंदर, ये हमने देखा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के CM और जम्मू कश्मीर के गवर्नर बता सकते हो? जम्मू कश्मीर के CM और जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? तो इस टाइम जम्मू कश्मीर के जो CM है वो कौन है? उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला। गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व किन दो टाइगर रिजर्व के बीच एक गलियारे के रूप में काम करता है? कहां पे स्थित है? पहली बात, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व किसके बीच में कॉरिडोर का काम करता है? कवाल और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बीच में। कवाल और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व दोनों के बीच में गलियारे का काम करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10% की, 15%, 20% या 25%? तो हमने देखा कि कितने परसेंट की घोषणा की है? 20% रिजर्वेशन की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंतर्गत यूक्रेन ने किस प्रकार के हथियारों का उपयोग करके रूस के अंदर हमला किया? क्या मिसाइल्स का यूज किया गया था? टैंक का यूज किया गया था? ड्रोन्स का यूज किया गया था? फाइटर जेट्स का यूज किया गया था? तो ड्रोन्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया था। ठीक है, और स्पेशली आपको जो इसमें याद रखना है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या है, इतना याद रख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, और ड्रोन्स याद रख लेना, आपका काम चल जाएगा। तो यहां तक हमारे क्या होते हैं, आज के करंट अफेयर कंक्लूड होते हैं। एक नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है ना हर स्लाइड पे, देखो ये जो नंबर है ये किस लिए है, इसके बारे में समझ लो। एक ये आपका व्हाट्सएप नंबर है 7 स्टार पाठशाला की तरफ से। ठीक है, 7 स्टार पाठशाला की तरफ से व्हाट्सएप नंबर है। यदि जो भी मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं उसमें किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, कोर्सेज के बारे में कोई भी क्वेरी करनी है, लेने से संबंधित कोर्स को कुछ आपको क्वेरी पूछनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो। और भी रिगार्डिंग आपकी चैनल से संबंधित या फिर अपनी तैयारी से संबंधित जो भी आप इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहो, आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो। आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही है। आई होप सभी को करंट अफेयर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जुड़े रहना है सेशन के साथ। डेली हम इसी टाइम पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जरूर से शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।